प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस अध्याय के टर्म हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की हम विवेचना करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है और परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि परमाणु के नाभिक में जितना धनावेश होता है उतना ही उसमें क्या होता है, ऋणावेश होता है, जिस कारण परमाणु क्या होता है, पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन होता है। प्यारे बच्चों, हमको समझना है कि ठीक उसी प्रकार यदि हम कोई चालक ले लेते हैं, ये हम चालक ले लें और इस चालक के पृष्ठ में भी ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगर किसी कारणवश अगर हम सपोज कर ले कि क्या कोई इलेक्ट्रॉन इस धातु से की सतह से बाहर निकल सकता है, प्यारे बच्चों, तो हम इसको देखेंगे कि अगर ये कोई धातु है तो जिस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन है, ठीक उसी प्रकार ये धातु भी क्या है, विद्युत उदासीन है। हम मान लें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सपोज कर ले कि बाहर निकल जाता है। अगर इस धातु की सतह से अगर इलेक्ट्रॉन ज्यों ही बाहर निकलेगा त्यों ही ये धातु क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। जो ही धातु धनावेशित होगा, धातु के धन आवेश और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक वैद्युत बल कार्य करने लगेगा, जिससे यह धातु जो है उस इलेक्ट्रॉन को एक आकर्षण बल से आकर्षित कर लेगा और पुनः धातु के सतह के नीचे लेकर के चला आएगा। तो प्यारे बच्चों, हम इसको समझ सकते हैं कि सामान्य अवस्था में किसी धातु से किसी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चे, अगर हम यह देखें किसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से यदि ऊर्जा मिल जाए तो हम देखते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन इस सतह से बाहर निकल जाता है। किसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाए तो यह इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं इस आकर्षण बल के विरुद्ध जो है हम देखते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल करके चला जाता है। तो हम इस प्रकार इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की घटना को इलेक्ट्रॉन का हम उत्सर्जन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये इससे बाहर कब निकलता है इलेक्ट्रॉन, इसको हमको समझना है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी प्रकार कोई ऊर्जा मिल जाए। अगर इसको बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाती है तो यह हम देखते हैं कि यह धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम ऐसे समझेंगे, अगर किसी धातु के पृष्ठ के भीतर इलेक्ट्रॉन को अगर किसी प्रकार ऊर्जा मिल जाए तो हम देखते हैं कि यह धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है और उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो हम कार्यफलन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको ग्रहण करके धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाए अगर इलेक्ट्रॉन, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को हम धातु का क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन नहीं कहते हैं, हम धातु का कार्यफलन कहते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न धातुओं का कार्यफलन क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब चूंकि कार्यफलन को हम ऊर्जा कह रहे हैं तो कार्यफलन का जो मात्रक है प्यारे बच्चों, कार्यफलन का जो मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कार्यफलन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको हम ईवी से भी व्यक्त करते हैं और हम ये भी जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणते 10 के पावर -19 कूलम, जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणते 10 के घात -19 जूल होता है। अब प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि
भिन्न भिन्न धातुओं का कार्यफलन जो है भिन्न भिन्न होता है। इस इलेक्ट्रॉन को इस धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, यानी इनका कार्यफलन जो है जिसका सबसे न्यूनतम होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक धातु ए है आपका, एक सीजियम है जिसका कार्यफलन जो है, सीजियम का कार्यफलन न्यूनतम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, न्यूनतम। ठीक है। और प्लेटिनम का कार्यफलन अधिकतम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। तो इसके बीच में भी तमाम होते हैं धातु जिनका कार्यफलन क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब हम प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को किसी प्रकार यदि ऊर्जा मिल जाए तो हम वो पढ़ेंगे कि किस प्रकार इनको ऊर्जा मिल जाएगी। उस आधार पर इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के प्रकार की जो है हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के प्रकार। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के प्रकार को पढ़ेंगे हम, तो यहां हम तीन तरह से पढ़ेंगे। पहला होता है तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा होता है क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी हम देखेंगे कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो है, यहां हमने देखा कि किस प्रकार उत्सर्जित होंगे, इनकी हम चर्चा करेंगे। अगर हम किसी धातु को गर्म कर दें, यानी उसको ताप दे दें, ताप दे करके इसको गर्म कर दें, तो गर्म करने से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे धातु के पृष्ठ से बाहर निकल करके चले जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। यानी अगर किसी धातु की प्लेट को हम गर्म कर दें, गर्म करने से ताप उसका बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को प्राप्त करके धातु के पृष्ठ से बाहर निकल के चला आता है, जिसको हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन। अगर हम लगभग 10 के घात 8 वोल्ट का उच्च विभव लगा दें इस धातु के बीच में, तब भी देखते हैं कि इसके अंदर जो आवेश है वो त्वरित हो जाते हैं और वो भी जो है इस धातु के पृष्ठ से निकल करके बाहर आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चों, इन दोनों प्लेटों के बीच हम कह रहे हैं कि अगर इसमें हम 10 के घात 8 वोल्ट का वोल्टेज लगा दें, तो जिससे इसके आवेशित कण क्या होते हैं, त्वरित हो जाते हैं और उनको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वो भी जो है इस सतह से निकल करके बाहर आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अगर हम इस धातु पर अगर हम प्रकाश डालते हैं, तो देखते हैं कि इस प्रकाश से भी धातु के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का विशेष हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अगला टर्म्स है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है।
प्रकाश वैद्युत प्रभाव में सबसे पहले हम जो है हर्ट्ज का परीक्षण पढ़ेंगे। हर्ट्ज का परीक्षण। प्यारे बच्चों, हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे जो स्फुलिंग विसर्जन द्वारा जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। हर्ट्ज ने स्फुलिंग विसर्जन के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के अपने प्रयोग में प्रायोगिक अन्वेषण में प्रेक्षित किया कि कैथोड के किसी आर्क लैंप से परावैगनी प्रकाश के द्वारा प्रदीप्त करने पर धातु इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता स्फुलिंग अधिक हो जाता है। प्यारे बच्चों, स्फुलिंग विसर्जन का मतलब होता है स्पार्क डिस्चार्ज। हर्ट्ज जो है अपने प्रयोग में जब विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पत्ति वो कर रहे थे, किसके द्वारा? स्पार्क डिस्चार्ज के द्वारा, स्फुलिंग विसर्जन के द्वारा। तो उन्होंने यह देखा कि धातु इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता स्फुलिंग अधिक हो जाता है। क्यों होता है, इसको जो है हर्ट्ज ने डिफाइन नहीं किया। इसके बाद हालवास तथा लेनॉर्ड नामक वैज्ञानिक है। हालवास तथा लेनॉर्ड ने प्रेक्षणों के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को इन्होंने समझाया। हालवास ने इनके प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं, हालवास तथा लेनॉर्ड ने एक कांच का ट्यूब लिया, ये है ये। उन्होंने दो इसमें इलेक्ट्रोड लिया, एक कैथोड और एक जिसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैथोड कहते हैं और इसको जो हम है एनोड कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको कैथोड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। कैथोड को हम ऋण आवेश से जोड़ते हैं, इसलिए प्लेट ऋण आवेशित, एनोड धन से जोड़ते हैं, तो इसलिए इसको बैटरी के इसके उच्च विभव से हम जोड़ते हैं। ये है। साथ ही साथ सूक्ष्म धारा को मेजर करने के लिए इसमें एक हम माइक्रो एमीटर लगाते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म धारा को भी क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। अब प्यारे बच्चों, इस पर हम जो है प्रकाश को डालते हैं, ये ठीक है। परावैगनी प्रकाश को हम इस पे डालते हैं, परावैगनी प्रकाश। जब हम कैथोड पर परावैगनी प्रकाश को डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो माइक्रो एमीटर लगा हुआ है यह विक्षेपित हो जाता है। जब परावैगनी प्रकाश को कैथोड पर डाला जाता है तो हालवास तथा लेनॉर्ड ने देखा कि यह माइक्रो एमीटर क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि बाह्य परिपथ में धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। जो ही परावैगनी प्रकाश को इस पर डालना बंद कर देते हैं तो ही देखा गया कि माइक्रो एमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता, अर्थात बाह्य परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अब जो है हालवास तथा लेनॉर्ड ने
एक अन्य प्रयोग किया। एक ऋण आवेशित जिंक की प्लेट को लेकर के एक विद्युतदर्शी से उन लोगों ने इसको जोड़ दिया, कनेक्ट किया। उसके बाद इस पर इन लोगों ने परावैगनी प्रकाश की किरणों को डाला। गौर करिएगा, ये जिंक की प्लेट उन्होंने लिया, ये अलग प्रयोग में एक उन्होंने जिंक की ऋण आवेशित प्लेट लिया और इस ऋण आवेशित प्लेट पर परावैगनी प्रकाश की किरणों को डाला। गौर करेंगे, ये जिंक की ऋण आवेशित प्लेट है, ठीक है, जिंक की ये ऋण आवेशित प्लेट है। जो ही इस पर उन्होंने परावैगनी प्रकाश को डाला तो देखा कि ये ऋण आवेशित प्लेट जो है उदासीन हो गया। फिर इस पर परावैगनी किरणों को डाला तो उन्होंने देखा कि यह धनावेशित हो गया। फिर जो है इन्होंने डाला परावैगनी प्रकाश से किरणों को तो देखा और भी ज्यादा धनावेशित हो गया। इससे हालवास तथा लेनार्ड ने निष्कर्ष निकाला कि जब हम इस कैथोड पर परावैगनी प्रकाश को डालते हैं तो इस प्लेट से सारे ऋण आवेशित कण बाहर निकल जाते हैं। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। आगे चल करके जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब हालवास तथा लेनार्ड ने बताया कि जो ये ऋण आवेशित कण है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब प्यारे बच्चों, जिससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या हुई, अब आगे हम डिफाइन करते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसको कहते हैं। किसी धातु के पृष्ठ पर एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश हम डालते हैं तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें जो है हम देहली आवृत्ति को डिफाइन कर सकते हैं कि उत्सर्जन पट्टिका पर, अब ये इसको हम उत्सर्जन पट्टिका कह रहे हैं, उत्सर्जन पट्टिका पर एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो पट्टिका से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। इस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। हमने यह देखा कि इस पट्टिका पर एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति अगर हम डालते हैं तो इस पट्टिका से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। अतः उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। ये हालवार्स और लेनार्ड ने बताया। कुछ इस पर 2-3 बिंदु हैं, इसको भी हम नोटिस करेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा बहती है उसको हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का हम प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। प्रायोगिक अध्ययन। अब प्यारे बच्चों, डालते हैं इस कैथोड पर, हम देखते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन जो है हम देखते हैं कि एनोड की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम पुनः इस चित्र को समझेंगे कि क्या है। इसमें एक कांच का ट्यूब होता है जिसमें यह विंडो लगा होता है जिससे हम परावैगनी प्रकाश को कैथोड की किरण पर डाल सकते हैं। इस ट्यूब के भीतर, कांच की जो ट्यूब है,
इसके भीतर जो है एक जो है कैथोड होता है और एक प्लेट जो है क्या होता है, एनोड होता है, जिसको द्विक परिवर्तक तथा वोल्टमीटर और विभव विभाजक की सहायता से उच्च वोल्टेज की बैटरी से हम इसको एक कुंजी के माध्यम से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ करके जब हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर चलना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। अब प्रारंभ कर देता है तो इसमें 3 कारक हमको दिखाई देता है। एक है प्रकाश की तीव्रता, पहला है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। दूसरा है विभव, तीसरा है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है। प्रकाश की तीव्रता का क्या अभिप्राय है? यहां एक खिड़की लगी हुई है, हम जानते हैं जितना कम छोटी खिड़की होगी उससे उतना कम प्रकाश आएगा, जितना बड़ी खिड़की होगी उतना अधिक प्रकाश आएगा। तो प्रकाश की तीव्रता का अभिप्राय यही है, इस आने वाले प्रकाश की किरणों की ज्यादा मात्रा अगर आती है तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी, कम मात्रा आएगी तो प्रकाश की तीव्रता घटेगी। यानी इस खिड़की के माध्यम से प्रकाश की तीव्रता को हम किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता का क्या अभिप्राय है कि जैसे एक छोटा विंडो है उससे कम प्रकाश आएगा, एक बड़ा विंडो है उससे ज्यादा प्रकाश आएगा, अर्थात प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। ये तीव्रता का मतलब। विभव, इन दोनों प्लेटों के बीच अगर उच्च विभवांतर लगाया जाए, वोल्टेज लगा दिया जाए, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की ओर चलने लगते हैं, तो ये क्या है, विभव है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति हमने पीछे पढ़ा, हालवार्स और लेनार्ड ने बताया कि एक न्यूनतम आवृत्ति का अगर हम प्रकाश इस पर डालते हैं जिससे इस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे तो वो आपतित प्रकाश की क्या है, आवृत्ति है। वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है और वो परावैगनिक प्रकाश को हम डालते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। हम पढ़ते हैं प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। ये तीनों जो हम कारक पढ़ रहे हैं ये सब विद्युत धारा के सापेक्ष हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव हम जानेंगे। तो इसमें हम 3 कारक देखें, एक प्रकाश की तीव्रता है, दूसरा क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, तीसरा क्या है, विभव है। अगर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को पढ़ रहे हैं तो हम 2 को स्थिर कर देते हैं। माना आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, माना आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा विभव, कैथोड से एनोड के बीच विभव, कैथोड से एनोड के बीच विभव नियत, नियत का मतलब कांस्टेंट है। हम इन 2 चीजों को कांस्टेंट करके प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं। इसको ग्राफ के माध्यम से प्यारे बच्चों हम अध्ययन करेंगे। ये आपका एक्स अक्ष है और जैसा कि आप जानते हैं वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को लें, प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है, और इस पर जो हम ले लें प्रकाश की तीव्रता को ले लें।
प्रकाश की तीव्रता। गौर से देखें प्यारे बच्चों, अगर जब हम प्रकाश इस पर नहीं डालते हैं तो हम देखते हैं कि कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अर्थात दोनों में एक कैसा ग्राफ आएगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अर्थात जैसे जैसे हम प्रकाश तीव्रता को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब आगे हम, पहला था प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव हमने पढ़ लिया। दूसरा हम पढ़ते हैं विभव का प्रभाव। विभव का प्रभाव, ये देखिए प्यारे बच्चों, अब हम विभव का प्रभाव पढ़ेंगे। इसको भी हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया आपका और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। अब इसमें भी हमको क्या करना होगा, जब हम विभव पढ़ रहे हैं तो प्रकाश की तीव्रता और आपतित प्रकाश की आवृत्ति को स्थिर रखेंगे। हम किसको, दो चीजों को इसमें भी हम स्थिर रखेंगे। विभव को छोड़ करके प्रकाश की तीव्रता को स्थिर रखेंगे और जो किसको, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। ये दो चीजों को स्थिर रख करके हम ग्राफ खींचेंगे तो इधर क्या होगा, ये आपका विभव होगा। इस पर हम लेंगे एक्स अक्ष पर और वाई इस पर लिखेंगे प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखेंगे जैसा कि हमने प्रायोगिक रिजल्ट बनाया था, अगर हम उस ट्यूब के भीतर अगर वोल्टेज न भी लगाएं तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ चले जाते हैं। अर्थात कुछ न कुछ धारा इसमें पहले से ही होती है, प्रकाश विद्युत धारा। हमने प्रयोग में देखा कि जब हम वोल्टेज लगाते हैं, अगर वोल्टेज हम न भी लगाएं तो उसमें कुछ न कुछ धारा जो है कैथोड, कुछ इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ पहुंच जाते हैं, जिससे उसमें ऑलरेडी पहले से कुछ धारा होती है। अब हम क्या करते हैं, वो जो हमने वोल्टेज लगाया है बाहर से, उस वोल्टेज के मान को हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। उच्च वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं जैसे जैसे विभव को, वैसे वैसे धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। और एक निश्चित मान पर जाकर के अब उससे अधिक धारा का मान नहीं बढ़ता, जिसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त धारा। उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा हम कहते हैं। ठीक है। अब जो है पुनः हम क्या करें कि विभव के मान को घटाते जाएं तो धीरे 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 ये वापस आएगा। ठीक है। और इस बिंदु पर आने के बाद और भी हम घटाएं, अगर इसको माइनस दें, यहां तो कुछ न कुछ विभव है, ये देखिए शून्य विभव पर भी जो है इसमें प्रकाश विद्युत धारा है। हमने धारा के मान को यहां बढ़ाया था, अब विभव को जो है हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। विभव को जैसे जैसे हम कम करेंगे तो विभव यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य विभव पर भी जो है इसमें प्रकाश विद्युत धारा कुछ न कुछ होगी। अब इससे भी कम विभव दिया जाए तो ये जो है यहाँ आ जाएगा, तब जाकर के यहाँ पर इसका जो है इस ऋण विभव पर धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। इधर क्या हो गया, ऋणात्मक विभव हो गया और इधर आपका क्या था, धनात्मक विभव। ये देखिए अब इसी विभव को हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। वह विभव जिस पर धारा का मान शून्य हो जाए उस विभव को निरोधी विभव कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप समझे होंगे कि हम जो है अगर हम परिपथ को, अगर जो हमने प्रायोगिक चित्र बनाया था उसमें हम देखें कि अगर हम उसमें वोल्टेज नहीं भी लगाए हैं तब भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कैथोड ऋणावेशित है, एनोड धनावेशित है, इसलिए एनोड जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तब कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाते हैं, तो पहले से कुछ न कुछ धारा होती है। अब उसके बाद जो हम उच्च वोल्टेज विभव लगाए हैं उसको यदि हम बढ़ाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते संतृप्त हो जाता है। यानी अब विभव कितनों भी ज्यादा हम बढ़ाएं अब धारा का मान नहीं बढ़ता।
अब जो है विभव को पुनः हम पीछे घटाते जाएं और घटाते घटाते विभव को अगर हम शून्य कर दें तब भी हम देखते हैं कि शून्य विभव पर भी प्रकाश वैद्युत धारा कुछ न कुछ इसमें होती है। अब विभव को अब हम ऋणात्मक करते हैं तब देखते हैं कि धारा घटते घटते क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इस विभव को क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। हम कहेंगे कि वह ऋणात्मक विभव जिस पर विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, ऐसे विभव को हम क्या कहते हैं,